Hello everyone, a very good morning to all of you friends. I hope you all are so well. आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है भूमंडलीकरण उदारीकरण राज्य राजनीति तात्पर्य। ठीक है, इस लेसन में आप लोगों को सबसे पहले फ्रेंड्स भूमंडलीकरण के बारे में बताना है। फिर आप बताएंगे कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी इससे क्या परिणाम हुए, क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुआ और राज्यीय राजनीति में इससे क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो भूमंडलीकरण है या जो ग्लोबलाइजेशन है, इनका मतलब समानीय यानी कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान, वस्तु पूंजी, इन सभी चीज़ों का प्रवाह। जो भूमंडलीकरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और मंडलीकरण। ठीक है, यानी कि जब जो सभी लोग हैं वो एक वस्तु व्यापार, वस्तु सेवा इत्यादि का व्यापार करने के लिए जब संपूर्ण लोग जो हैं वो जो देश विदेश के या जो सारे लोग हैं जो एक छाते के नीचे आ जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो ये जो नीति है भूमंडलीकरण की है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विचार इत्यादि का दूसरे देश के साथ स्वतंत्र प्रवाह जो है वो कहलाता है भूमंडलीकरण। आज ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई हैं, फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कल्चर में भी चेंजेस देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ की देन है, ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। तो ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण है ये कब आया? ऐसा नहीं है कि इससे पहले की व्यापार की जो प्रक्रिया थी वो होती नहीं थी, या पहले वस्तु और सेवाओं का व्यापार नहीं होता था, बट वहाँ पर उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने क्या किया, संपूर्ण विश्व जो था उसको एक दूसरे से मतलब जुड़ाव जो है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी आ गई, इंटरडिपेंडेंस हो गए लोग। ठीक है, इसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दशक में ग्लोबलाइजेशन जो था ना वो अपने प्रबल चरण पर था। और इसका श्रेय अगर हम दें तो हम नरसिम्हा राय जी को देंगे, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राय जी की सरकार थी। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उस वक्त न्यू स्पेसिफिक मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कर दी गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, यानी कि विशेष क्षेत्र जो था ना वो व्यापार के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी फ्रेंड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए भारत की कंपनी ने क्या किया, एक विशेष जोन, एक विशेष क्षेत्र जो था उसको छोड़ दिया उन कंपनीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो दूसरे देश से जाकर के यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, और वैसे यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनियाँ जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका अगर हम क्रेडिट दें तो हम किसको देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस वक्त के वहाँ पे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनकी भी विशेष प्रकार की नीतियाँ और इनके जो विचार थे इन सभी चीज़ों ने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, भूमंडलीकरण के अंतर्गत क्या हुआ, भूमंडलीकरण की अगर हम विविध तत्वों की बात करें तो उसके अंदर विविध तत्व आते हैं, जैसे कि वातावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, संस्कृति, ये सारी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन से ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो अछूता रहा हो। ग्लोबलाइजेशन ने व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, ढंग, राजनीति, अर्थव्यवस्था इत्यादि हर चीज़ पर अपना प्रभाव डाला है। ठीक है, और लिबरलाइजेशन आने के बाद यानी कि उदारीकरण जो है उसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत जो व्यापार था ना उसको मुक्त कर दिया गया, खुले व्यापार की प्रणाली को अपनाया गया। यानी कि अब यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर दूसरे देशों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, और दूसरे देश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रणाली थी उसको बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया। सभी प्रकार के जो ट्रेड बैरियर्स जो थे उनको हटा दिया गया उदारीकरण के द्वारा। और अगर हम बात करें कि इसका लाभ क्या हुआ और इसके नुकसान क्या हुए, तो इसका जो लाभ है वो सिर्फ पूंजीपति वर्गों को ही हुआ, या फिर उन वर्गों को हुआ जो एजुकेटेड थे, उन वर्गों को हुआ जिनके पास पैसे लगाने के लिए साधन थे। और अगर हम बात करें कि जो समाज का निम्न वर्ग था, वो जो एक वर्ग था ना समाज का निम्न वर्ग, वो इससे अछूता ही रह गया, क्योंकि जिन वर्गों के पास दो वक्त की रोटी जुटाने के पैसे नहीं है वो कहाँ से मशीनों को खरीदने के लिए पैसे लाएंगे, या न्यू टेक्नोलॉजीज़ की उनको अगर नॉलेज नहीं है तो वो किस तरीके से पैसे लगाएंगे।
दोस्तों, अगर हम एक फ़ोन भी खरीदते हैं तो हम उसके लिए बहुत बार सोचते हैं कि ये चलेगा कि नहीं, कैसा होगा कि नहीं, हम कौन सी कंपनी का फ़ोन लें, कौन सी कंपनी का नहीं। तो जो मज़दूर था वो बेचारा अब न्यू मशीन्स को लेने के लिए भी तो सोचेगा ना, और अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे अपना बिज़नेस सेटअप करे या क्या चीज़ें करे। ठीक है, तो इसका जो लाभ था ना वो पूंजीपति वर्गों को ही मिला, या उन वर्गों को ही मिला जिनके पास संपूर्ण संसाधन थे। क्योंकि जिन वर्गों के पास संसाधन ही नहीं है वो कैसे अपनी कंपनी सेटअप करेंगे। वो बेचारे जो थे वो क्या थे, वो पूंजीपति वर्ग के अंडर में काम करते करते ही दब दब जाते थे। ठीक है, उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई भूमंडलीकरण के अंतर्गत, तो इस उदारीकरण की नीति का जो लाभ था वो सिर्फ पूंजीपति, शासक वर्ग और जो ट्रेडर्स थे उन लोगों को ही मिला। बल्कि जो समाज का निम्न वर्ग था वो इससे अछूता ही रह गया, वो इससे वंचित ही रह गया, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसाधन नहीं थे। एजुकेशन, अनएजुकेटेड थे वो लोग, उन लोगों को टेक्निक्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच चौड़ी खाई उपलब्ध होती गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन के जो ये आयाम थे, जिसमें वातावरण है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, समाज है, संस्कृति है, इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब डायमेंशंस अगर आप लिखेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे कि भाई जो भूमंडलीकरण था उसका राजनीतिक, अर्थ, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा। राजनीति के सेक्टर में अगर हम बात करें तो राजनीतिक सेक्टर में भी डिफरेंट तरीके का प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक सेक्टर में भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्टर में आप देख सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, WTO, है ना, या फिर विश्व बैंक जो था वो क्या करने लग गया, वो उसने लोगों को मतलब ये कहा कि अगर आप अपना कंपनी जो है, अगर कोई भी अपनी न्यू कंपनी सेटअप करना चाहता है तो वह विश्व के दूसरे बैंकों से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई फार्मर जो है वो बीज लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो वो चाहे तो बैंकों से ऋण ले सकता है। ठीक है, FDI यानी कि फॉरेन FDI की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके अंदर IMF की स्थापना की गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्थापना की गई, मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो था FDI, इसकी स्थापना की गई। ताकि मतलब ये जो इन सारी चीज़ों की स्थापना क्यों गई की गई, इन सारी चीज़ों की स्थापना इसलिए की गई ताकि कोई भी कंपनी जो है उदारीकरण के अंतर्गत अगर यहाँ पर आकर सेटअप करना चाहे और वो बैंकों से लोन लेना चाहे तो वो ले सकती है। ठीक है, और जो किसान थे, मतलब प्रथम विश्व युद्ध है या द्वितीय विश्व युद्ध है, इन सब चीज़ों में इतना नुकसान हुआ कि जो देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ही चरमरा गई थी, बिल्कुल ही ठप हो गई थी। ठीक है ना, तो अब जो किसान है वो तो बेचारा वैसे ही अगर वो मतलब हम देखते हैं कि जिन किसानों ने ऋण लिया, मान लो अगर वो नहीं ऋण चुका पाए तो वो ऋण ना चुका पाने से क्या होता था, वो जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीन पर ही खेती करते रहे, क्योंकि वो कर्ज से दबे हुए थे। और कर्ज ना चुका पाने के कारण क्या हुआ, वो जो है उनकी खेती पर अत्यधिक समय तक काम करते रहे। ठीक है, और बहुत सारे किसानों के हमने सुसाइड केसेस, ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिली, क्योंकि जो किसान था वो कर्ज के उससे इतना दब दब गया था ना, कर्जों के तले, कि अगर वो जब कर्ज नहीं चुका पाता था तो वो क्या करता था, वो बेचारा मतलब आत्महत्या कर लेता था। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिली। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपना व्यापार सेटअप किया, है ना, तो इससे प्राइवेटाइजेशन, मतलब इससे जो राज्य जो था ना उसकी शक्तियाँ भी सीमित हो गई। पहले राज्य को केंद्र और राज्य की शक्तियाँ जो थी वो अत्यधिक थी, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या हुआ, कंपनी का स्व आधिपत्य अत्यधिक हो गया। राज्य का काम जो था वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक का ही रह गया। ठीक है, अब हम बात करें कल्चरल यानी कि संस्कृति पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो जो लोग थे, मॉडर्नाइजेशन आने के बाद लोग जो थे वो कहीं ना कहीं अपने पहनावे, रहन सहन, खान पान इत्यादि के अंदर उनके बदलाव देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भारत का खादी कुर्ता है वो अन्य देशों में मतलब ट्रेडिशन के यूज़ उसमें यूज़ करने लग गए। यहाँ का जो योगा था वो अनेक देशों में फेमस हो गया। अब जैसे कि जो डोमिनोज़ है, मैकडी है ना, ये जो सारी चीज़ें ये हमारे देश की तो नहीं है, बट यहाँ पर जो अगर हम देखें जो बच्चे हैं वो भी जंक फूड खाना पसंद करते हैं, है ना, मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है ये खाना पसंद करते हैं। और जो विविध संस्कृति का इतना असर पड़ा कि लोग जो हैं वो अपनी मोरल वैल्यूज़, अपने एथिक्स, इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना, और जो भूमंडलीकरण था, अगर हम इसका राज्य राजनीति पर प्रभाव देखें तो राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल सीमित हो गई हैं। ठीक है ना, तो राज्य पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया है। तो अब जो निजीकरण है इससे क्या हुआ, इससे जो है मतलब जो राज्य जो था ना उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित हो गई।
अब देखो, अगर मान लो किसी ने अपनी कंपनी सेटअप की है ना, तो ये जो प्राइवेट मतलब उदारीकरण की जो नीति है वो क्यों आई, ताकि मुक्त व्यापार हो। अब मुक्त व्यापार है, मान लीजिए कोई एमएनसी की कम मान लीजिए कोई विदेशी व्यापारी है, उसने यहाँ पे एमएनसी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना की, या डिफरेंट तरीके की कंपनी जो है वो यहाँ सेटअप करते हैं, या यहाँ के लोग ही करते हैं, तो क्या होगा, अगर वो कंपनी अच्छी तरीके से चलती है तो क्या होगा, उसका इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, है ना। और उसका इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी आई, और जिस तरीके के जो मतलब जो काम पहले करने में अधिक समय लगता था, उससे क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी से, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, वो काम कुछ ही समय में होने लग गया, जिन काम को करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था। ठीक है, लोगों को जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, है ना। तो लोगों को रोज़गार भी मिला, नए नए जो अवसर थे ना, नई न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी वो आई। अब इनइक्वालिटी जो थी वो समाप्त होती गई। ठीक है, लोगों के जो थॉट्स थे, लोगों के जो आइडियाज़ थे, वो इलेबोरेट होते गए उनके अंदर बहुत ज़्यादा। अब जो स्टीरियोटाइप थॉट्स थे ना, वो लोगों के ख़त्म होने लग गए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना, लोगों को रोज़गार के अवसर मिले, ये सारी चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव थी। और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए विज्ञापन जो है, इसके अंदर तो बहुत सारे विज्ञापन में देखा गया कि महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानकर ही छोड़ दिया गया। मतलब अभद्र तरीके के विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए सरकार ने, जो राज्य था उसने नियम भी निकाला। राज्य ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई विज्ञापन में महिला के अभद्र तरीके की जो पिक्चर्स है उसका यूज़ करता है, तो उसको 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब डिफरेंट तरीके के जो वुमेन्स है वो जाने तो लग गई हैं काम पर, बट अभी भी उनको प्रॉपर तरीके से मतलब राइट्स नहीं मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। और काम तो वो भी बराबर कर रही हैं, बट उनको जो मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर अगर हम ये कहें कि उनको अभी भी दुय्यम दृष्टि से देखा जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो केसेस है, ये सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी सुधार की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अनएजुकेशन, जो गरीब तबका है वो एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो कैसे प्रॉपर तरीके का यूज़ कर सकेगा। ठीक है, उदारीकरण की नीति का जो लाभ है वो सिर्फ पूंजीपति वर्गों को ही मिला है, सिर्फ शासक वर्गों को ही मिला है। वो सिर्फ उन वर्गों को मिला है जिनके पास संसाधन के संपूर्ण जो जिनके पास संपूर्ण संसाधन थे, जिनके पास पहले से ही पैसा था, ताकि पैसा लगा करके वो और पैसा लगाएं। जब जब वो पैसा लगाएंगे तभी तो और पैसा कमाएंगे। लेकिन गरीब लोगों के पास पैसा लगाने के लिए नहीं था, तो वो कंपनी सेटअप कैसे करते, कैसे वो अपनी कंपनीज को आगे बढ़ाते। इसलिए जो मजदूर किसान था वो बेचारा दबता ही गया, ठीक है, कर्ज के तले, और वो सेटअप नहीं कर पाया। एन एजुकेशन, इससे अनइक्वलिटी, अनएजुकेशन और जो समानता का स्तर था ना, इसमें असमानता आई। अमीर और गरीब के बीच चौड़ी खाई उपलब्ध होती गई। ठीक है, अब कॉजेज़ की बात करें तो इसका मतलब कृषक वर्ग पर भी क्या प्रभाव पड़ा। जो किसान था वो कर्ज के तले दबता गया। किसानें जो थी उनकी फसलें अगर ख़राब हो जाती थी तो वो प्रॉपर तरीके से इरिगेशन या न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों का उसको नॉलेज नहीं थी। उसके बाद उर्वरक भी जो थे, हरित क्रांति भी जो लाई गई थी, इसका लाभ भी सिर्फ पूंजीपति वर्ग को ही हुआ। और इसका लाभ भी सिर्फ उन सेक्टर्स को हुआ जहाँ पर, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इन सारी जगहों पर देखने के लिए मिला। बट जो छोटे तबके के या जो छोटे छोटे एरियाज थे वहाँ पर इसका लाभ देखने के लिए नहीं मिला। कृषक वर्ग जो था उसके पास अच्छे उर्वरक, अच्छे मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों की जो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, किस तरीके से हमें इरिगेशन या किस तरीके से प्रॉपर टेक्नोलॉजी, किस तरीके से प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना है खेती में, प्रॉपर फार्मिंग किस तरीके से करनी है, न्यू न्यू टेक्निक्स की नॉलेज ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। किसान जो था उसके पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए, तो जो किसान था वो बेचारा कर्ज के तले दबता ही गया। इसका लाभ सिर्फ पूंजीपति वर्ग को ही हुआ। महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया कि मतलब अनइक्वलिटी, मतलब वो जाने भी लग गए हैं, जो उनके लिए जो रोज़गार के क्षेत्र खुले भी हैं वहाँ पर भी वो काम तो बराबर करती हैं, बट उनको उस तरीके से प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते। डिफरेंट तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। विज्ञापन, अभद्र तरीके के विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं हमें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग पर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके विविध अभिलक्षण में आप ये लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था। अभिलक्षण में आप ये लिखेंगे उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत क्या हुआ, जो व्यापार था वो बिल्कुल ही मुक्त कर दिया गया। मतलब अब कोई भी देश की कंपनी कहीं भी आ सकती है, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, हम कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। भूमंडलीकरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई।
यानी कि अगर आप चाहें तो आप कहीं और भी जा कर के एजुकेशन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कहीं और भी जा कर के वर्क कर सकते हैं, कहीं और भी अपनी कंपनी को सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये सब हुई। व्यापार जो था, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इसके अंदर आयात निर्यात जो है इसका भी उदारीकरण हो गया। ठीक है। इसके अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है। अब जो इसके प्राइवेटाइजेशन हो जाने से क्या हुआ, राज्य की शक्ति जो बिल्कुल सीमित हो गई। इसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही रहा। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सुधार, ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से लोगों को रोज़गार मिला है ना। जब कंपनियां सेटअप होंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो क्या होगा, गरीबी दूर होगी। एजुकेशन सेक्टर जो था इसके अंदर बढ़ावा मिला लोगों को। जो गवर्नमेंट है उसने आरटीआई के अंतर्गत 86वां अधिनियम जो है इसके अंदर 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। ठीक है। WMF है, IMF है, FDI है, इन सब चीज़ों का क्या काम था, जो मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना। अगर कोई कंपनी अपना व्यापार स्थापित करना चाहती है तो उसको लोन देना, ये सारे काम थे। और इसका लाभ अमीर और गरीब के बीच चौड़ी खाई उत्पन्न हो गई, ये नुकसान थे इसके। ठीक है ना, नुकसान और गरीबी, अशिक्षा, असमानता, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमें देखने के लिए मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।